झारखंड बोर्ड क्लास 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस एमसीक्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 से लेके 8 तक को कवर कर लिया था। अब चैप्टर 9 प्रकाश को कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये होता है आभासी। ऑप्शन ए हो जाएगा आभासी, क्योंकि ये जो होता है ये आभासी और सीधा बनता है, इसलिए ये आभासी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर न होने वाली वस्तुओं को दिखा सकता है उसको क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं पेरिस्कोप। दरअसल क्या होता है कि जब हम तारों वगैरह को देखते हैं, अंतरिक्ष के चीज़ों को बड़े करके देखते हैं, तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। दृष्टि रेखा पर नहीं होते फिर भी दिखता है। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा नियम है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही तल पर होगा, यानी कि 2 नियम है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कोई भी प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं, तो इसका होगा 7, ऑप्शन डी 7। अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक के अगले भाग को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निया, जो हम लोगों का प्रकाश का प्रवेश द्वार भी क्वेश्चन बोल के आता है, इनको लिख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी सतह पर आपतित प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तन वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ आपतित प्रकाश किरण बोला है तो आपतित किरण, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आपतित किरण। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष बनने की जो क्रिया है इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। इससे प्रकाश 7 रंगों में फैल जाता है और हमें 7 रंग दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है? ये होता है हमेशा। हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है धान। धान खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल का उदाहरण क्या है? रबी फसल का उदाहरण है गेहूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की कटाई के बाद बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें नमी की मात्रा 14% से भी कम होनी चाहिए, वरना फिर वो हानि पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर फूल, फल और सब्जियों के उत्पादन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उद्यानिकी। तो इसका बी उद्यानिकी होगा करेक्ट आंसर। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या है? मिट्टी को उलटने पुलटने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जुताई। ठीक है, इसमें हम लोग मिट्टी को उलटते पलटते हैं। हमारा अगला चैप्टर तारे और एवं सौर परिवार। इससे पहला क्वेश्चन बनता है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। ऑप्शन ए 8, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह हमारा शुक्र है। ठीक है, ऑप्शन डी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति, ऑप्शन सी। इन दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला है, प्राकृतिक उपग्रह क्या है? प्राकृतिक उपग्रह हमारा है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा को हम लोगों ने स्थापित नहीं किया है, वो शुरू से ही है, पृथ्वी जब से तब से, यानी कि चंद्रमा। नेक्स्ट है, आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी इकाई में मापी जाती है। किस में मापा जाता है? जो आकाशीय पिंडों के बीच जो दूरी होता है ना, वो प्रकाश में मापा जाता है। इसका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून, ऑप्शन ए नेपच्यून। किस ग्रह को प्रातः तारा या संध्या तारा कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि ये सुबह को और शाम के टाइम पर, ये 2 टाइम पर दिखता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारों के गिरने को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं उल्का, क्योंकि जो वास्तव में हम लोगों को तारा दिखता है वो तारा नहीं है, वो कुछ बड़े बड़े भाग हैं जो उल्का पिंड, या फिर उसको उल्का भी बोलते हैं। हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर है घर्षण। घर्षण में पहला क्वेश्चन कि कौन सा संपर्क बल है? संपर्क बल जो होता है वो किसी चीज़ का संपर्क से होता है, यानी कि घर्षण बल। जब कोई चीज़ घिसता है तो उसमें लगता है घर्षण बल, ऑप्शन डी होगा इसका। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वे बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? इसके लिए हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। बाल स्थिर रहता है जबकि बार बार कंघी स्थिर से हटाने का काम करता है, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल।
अगला है बर्फ पर चलते समय फिसलन क्यों होती है? फिसलने से स्पीड बढ़ेगा और स्पीड जब बढ़ेगा उस टाइम घर्षण कम होगा। घर्षण बल को कम कैसे किया जा सकता है? घर्षण बल को कम कैसे किया जा सकता है? इसके लिए स्नेहक हम लोग दे सकते हैं, स्नेहक यानी कि तेल। नेक्स्ट है तरल घर्षण किस प्रकार की वस्तु पर कम होता है? ये तरल घर्षण नाव के आकार की वस्तु पर कम होता है और यही बात है कि नाव को जिस आकार में बनाया जाता है वो तेजी से चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर, दोनों के ऊपर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन सी दोनों पर। ये होगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए सतह को हम लोग रुखड़ा कर सकते हैं, सी हो जाएगा ऑप्शन सी, सतह को रुखड़ा करके। नेक्स्ट चैप्टर है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक से। पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन सा है? ये हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। अगला है पैराशूट में किस रेशे का उपयोग होता है? इसमें होता है नायलॉन का, क्योंकि ये मजबूत होता है और हल्का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत होती है? इसमें होता है मेलामाइन, है ना, मेलामाइन की परत होती है ताकि इनको किसी तरह का नुकसान ना हो। निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? प्राकृतिक रेशा है रेशम। याद रखना है क्या कि रेशा और रेशम एक ही टाइप का लग रहा है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक रेशम। नेक्स्ट है इन निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसका करेक्ट आंसर। ध्वनि चैप्टर से पहला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करता है उसके आयाम पर, यानी कि अगर आयाम जितना बड़ा होगा उतना ही उसका प्रबलता ज़्यादा होगा। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना चाहिए? ध्वनि की प्रबलता घटाना है तो आयाम घटाना होगा, डी होगा, आयाम घटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति क्या होती है? अवश्रव्य का 0 से 20 होता है, श्रव्य का 20 से 20,000 होता है और पराश्रव्य का 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पराश्रव्य बोला है यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ऑप्शन हो जाएगा सी, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं या अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं शोर, ऑप्शन बी शोर। ऐसा आवाज़ जो कि पसंद नहीं है फिर भी सुनना पड़े और वो क्या है? शोर है। ध्वनि संचरित हो सकती है, ये हो सकता है तीनों में, ठोस द्रव गैस सभी में, ऑप्शन डी है तीनों में। प्राकृतिक घटनाएं चैप्टर से रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो ये माना जाता है 7 या फिर इससे अधिक तीव्रता वाला, इसका डी होगा आंसर। भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड रखने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंप का जो रिकॉर्ड रखता है उसको बोलते हैं भूकंप लेखी, ये होगा भूकंप लेखी। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की? तो इसका खोज किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका होगा ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है झारखंड की प्रमुख आपदा जो लोगों को प्रभावित करती है वो है तड़ित, क्योंकि झारखंड में बिजली गिरने से भी बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती है, तो इसका होगा ऑप्शन बी तड़ित। विद्युत के झटके से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें घुटनों के बल लेटकर सिर को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ पर जाएंगे तो हो सकता है पेड़ गिर जाए और कहीं पे घर में रह गए तो हो सकता है कि घर भी टूट सकता है, दब सकते हैं, इसलिए घुटनों के बल पर लेटकर सिर को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर सिर सलामत तो टोपी हजार। अगला है पृथ्वी पर पाए जाने वाले बड़े टेक्टोनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? यह है 6, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चैप्टर है वायु एवं जल प्रदूषण से। इसका क्वेश्चन, ताजमहल के पत्थरों के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? इसका है अम्लीय वर्षा। प्रदूषण के कारण क्या होता है कि जो अभी के टाइम में बारिश होता है वो वातावरण के धूल मिट्टी से मिलके जब वो ताजमहल के पत्थरों पर पड़ता है तो वो ताजमहल के पत्थरों को खराब कर देता है, इसलिए इसको अम्लीय वर्षा बोला जाता है इस वर्षा को, और इसके कारण पत्थरों का क्षरण होता है ताजमहल का। अगला है प्राथमिक प्रदूषक क्या है? प्राथमिक प्रदूषक हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये मेन कारण है प्रदूषण का, तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? ये है सीएनजी, ऑप्शन सी हो जाएगा सीएनजी। हमारा अगला चैप्टर है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1972-73 में, ठीक है, ये होगा 1972-73। अगला है संकटापन्न प्रजाति कौन सी है? कौन सा संकट में है? बाघ संकट में है, इसकी आबादी बहुत घट रही है, ऑप्शन डी होगा बाघ। वनोन्मूलन का समाधान क्या है? यानी पेड़ जो कट रहे हैं इसके कारण जो इसकी कमी हो रही है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि पुनर्वन रोपण, फिर से अगर पेड़ लगाए जाने शुरू हो जाए
तो फिर इस कमी को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट, जिन जंतुओं की संख्या एक निश्चित स्तर से कम हो रही है वो विलुप्त हो सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं संकटापन्न जंतु। जो जंतु विलुप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको बोला जाता है संकटापन्न जंतु। वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको बोला जाता है रेड डाटा बुक। ऑप्शन डी, ये रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक में सबका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा लुप्त हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है। कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण क्या है? इसका कारण है कि शिकार, क्योंकि शिकार करने से भी बहुत से जानवर विलुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर, जीवाश्म ईंधन। इसमें क्वेश्चन है कौन जीवाश्म ईंधन है? इसका होगा ऑप्शन डी, कोयला। क्योंकि कोयला जो है लाखों करोड़ों साल पहले लोगों के अवशेषों को जब दब कर रह गया था तो वो फिर कोयला में बदल जाता है। काला सोना किसे बोला जाता है? ये होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का वह उत्पाद जो सड़क निर्माण में प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बिटुमिन। बिटुमिन का इस्तेमाल होता है सड़क बनाने के कामों में, इसको बोलते हैं बिटुमिन। इस प्रकार से ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का साइंस का ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पिछले वीडियोस को जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को, वो इस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके लिंक में पुराने उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लें। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।